अरविंद सिंह तेजाबाद विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ पहले से ही हैं और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु साहब, अपनी रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरीके से सेना 3 लोगों के हाथ में वहां पर है, चाहे वो सेना प्रमुख वकारुज्जमान हो या फिर मोहम्मद शफीनुल हो या फिर फैजुल रहमान हो। सबसे खतरनाक फैजुल रहमान, जिनके साथ जिनके ऊपर कट्टरपंथियों का हाथ बताया जा रहा है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अभी तक तो बांग्लादेश की राजनीति में कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब वहां की सेना पर भी बगावत का खतरा मंडरा रहा है? बगावत का खतरा तो है ही मनोज जी। साथ में आप एक बात समझिए कि अभी ट्रंप प्रशासन को यूएस में स्थापित होने में अभी 6 दिन और उसके बाद वहां पर जो परंपरागत जो होता है ब्रेकफास्ट प्रेयर, अभी उसमें जब बांग्लादेश ने यूनुस को नहीं, देखिए आप, यूनुस को नहीं मगर बीएनपी के 3 नेताओं को बुलाया ना भी, जो उसका जो मायना है ना, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे तो जहां तक लगता है ये बीएनपी मतलब खालिदा जिया, उनका जो ग्राउंड सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है, वो ग्राउंड सपोर्ट आज के दिन में अगर चुनाव हो गया और हसीना वहां नहीं गई, मतलब आवामी लीग नहीं चुनाव लड़ेगा, तो खालिदा जिया की पार्टी आउट एंड आउट जीत जाएगी। वो लोग कभी से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हो, मगर उससे भी ज्यादा अब जब ये लेफ्टिस्ट लिब्रांडो कमाल, जो कि बिल क्लिंटन, बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन की एक झड़ी थी, वो सत्ता से खारिज हो रही है और ट्रंप प्रशासन प्रस्थापित होने जा रहा है, तो उसका सीधा असर हमें दिखता है कि ब्रेकफास्ट प्रेयर में अगर किसी को इनविटेशन मिला तो बीएनपी के नेताओं को। और मेरा तो जहां तक मानना है और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, ये एक किस्म से यूनिस को दी गई डेडलाइन है कि आप फरवरी, ये जो 4, 5 या 6 तारीख कोई भी तारीख हो, उससे पहले बांग्लादेश छोड़ के, सत्ता छोड़ के चले जाओ। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि 2 जगह पे चार्टर्ड फ्लाइट तैयार करके रखी गई है, सिंगापुर में और दुबई में। तो मुझे तो ये ताज्जुब नहीं होने वाला है कि अगर जहां से आए थे मोहम्मद यूनुस वहां फ्रांस में या यूरोप में और कहीं अगर वो चले जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अगर वो चले जाए तो आपको कोई ताज्जुब नहीं है। अरविंद सिंह तेजाबाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हिमांशु भट्ट कर रहे थे अरविंद जी। एक तो साफ तौर पर सभी को पता है कि अगर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तो उसके पीछे कौन है। खुद शेख हसीना ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका इसके पीछे था और जो सेंट मार्टिन एक बंदरगाह था उस पर उसकी नजर थी। एक गोरा मुझे मिलने भी आया था लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए मेरी सत्ता का तख्ता पलट हो गया। अब सबको पता है कि बांग्लादेश में जिस दिन चुनाव हुए उस दिन यूनुस का पता नहीं चलेगा कि वो कहां चले जाएंगे। तो दोनों में से कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, या तो शेख हसीना की पार्टी आएगी या फिर खालिदा की पार्टी आएगी। तो बीएनपी के नेताओं को अमेरिका प्रशासन ने बीएनपी के नेताओं को बनाया है, बुलाया है, यानी कि अमेरिका, देखिए राष्ट्रपति कोई भी बने, ये कहा जाता है कि अमेरिका की विदेश नीति वहीं रहती है जहां पर रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये मानता है अमेरिका कि अगर शेख हसीना वापस आई तो उनके खिलाफ संकेत हो सकता है, इसलिए क्यों ना बीएनपी को, खालिदा की पार्टी को आगे किया जाए चेहरे के तौर पर, मोहरे के तौर पर। मनोज साहब, आप काफी करीब पहुंचे हैं उन चीजों के और भट्ट साहब भी काफी करीब पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको दरअसल बहुत ही संक्षेप में पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं जी। देखिए, सेंट मार्टिन पर वो जो डेमोक्रेट्स थे उनके फेवर से वो अधिकार करना चाह रहे थे वहां पे, जैसा कि जो शेख हसीना ने आरोप लगाए। बाद में यूएस के सपोर्ट से जो पैसा वहां आया बहुत सारा और वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है। अमेरिका को ये उम्मीद थी कि बीएनपी आ जाएगी या जो मोहम्मद यूनुस का जो सोच रहे थे, पर वो जो अमेरिका जैसा प्लान कर रहा था वैसा ना होकर वो स्टूडेंट मूवमेंट एकदम अलग टर्न ले लेता है। इसके साथ साथ एक क्रोनोलॉजी ये समझिए कि ये जो खालिदा जिया है वो बांग्लादेश छोड़ती है और वो लंदन चली जाती है और उससे पहले वो यूनुस साहब से मिलती है और कुछ अलग ही कारण बताया जाता है, मतलब सर में दर्द है, पेट में दर्द बता के
कहा जाता है कि मैं जा रही हूँ, और उसके बाद में बीएनपी लीडर्स को अमेरिका बुला रहा है, और उसके बाद में देखिए कि ये जो बीएनपी लीडर्स हैं वो रिपब्लिकन्स के नजदीक हैं, और जो डेमोक्रेट्स के जो नजदीक थे वो यूनुस साहब थे। तो पूरी तरीके से हम सब लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, कि बांग्लादेश पूरी तरीके से विदेशी ताकतों का खिलौना बन रहा है। जी, पूरी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। ऐसे में भारत भी ये सारी चीजें समझ रहा है, और उसमें देखिए चीन के लोग भी ये समझ रहे हैं। तो चीन ने क्या किया कि अमेरिका का जो रिक्त स्थान था उसको तेजी से भरना शुरू किया, और वहां पे इन्वेस्ट करके और यूनुस साहब को अपने कंट्रोल में लिया। अब यूनुस साहब का क्या है कि जो जमीनी धरातल पर जो कंट्रोल है और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल है वो ना के बराबर है। तो एक तरीके से पूरी ही वो सारी ही गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे मतलब अराजकता का शिकार हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि 3 पावर सेंटर्स बन रहे हैं, अगर अराजकता हो जाएगी तो बांग्लादेश बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ेगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स है वगैरह वो है, शरणार्थी वगैरह है, वो यहाँ आने लगेंगे। तो ऐसे में भारत के लिए चैलेंज है। अब करना ये चाहिए मनोज साहब, और भट्ट साहब भी मुझे लगता है मुझसे सहमत होंगे, कि दरअसल पूरे ये जो सब कॉन्टिनेंट में जो साउथ एशिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें विदेशी दखल को हमें दूर करना होगा। और चीन भी कोई यहाँ का कंट्री नहीं है, वो भी विदेशी है, भले ही पड़ोसी हो, पर उसका साउथ एशिया में दखल भारत को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही इधर श्रीलंका और हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। कोई भी समझदार देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इन सारी अमेरिकी और जो चीनी शक्तियां और जो पाकिस्तान वगैरह जो उनकी पपेट बने हुए हैं, इन सबको दूर करके हमें हमारी जो क्षेत्रीय प्रभुता है, जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, इसकी प्रभुता को हमें बनाना पड़ेगा, जो धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं। श्रीलंका वापस अपने ट्रैक पे आया है, मालदीव ट्रैक पर आया है, और हम बांग्लादेश को भी मुझे लगता है कि बिना इंडिया के सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी पूरी कहानी यही है मनोज साहब। हिमांशु जी मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जैसे देखा है यूनिस अगर चले भी जाए और खालिदा की पार्टी आ जाए, तो भी क्या भारत के लिए संकेत पॉजिटिव रहेंगे? भारत के लिए संकेत पॉजिटिव की बात नहीं है यहाँ। वो संकेत पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी तत्व है वो तत्व ऐसे खत्म नहीं होगा। और बांग्लादेश की इकोनॉमी आज इतनी मजबूत नहीं रही कि वो अपने सर पर खड़े हो सके। अभी देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर मुझे तो ये समझ में आता है कि एक बारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बैठेगा, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांग्लादेश इज नॉट अ प्रायोरिटी सर। वो आप समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पास में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं करने के लिए। उनको अपने देश के अंदर ही देखना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में, फिर जो वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, यूक्रेन रशिया जो चल रहा है, वो सब में वो काम करेंगे या फिर बांग्लादेश को प्रभुत्व देंगे। तो वो होने वाला नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे डोनाल्ड लू ने आके शेख हसीना को धमकाया था कि सेंट मार्टिन हमें दे दो, वैसी कोई हरकत डोनाल्ड ट्रंप करेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगा नहीं, वो मैं समझ सकता हूं। मगर वहां पर जो एक कन्वर्जेंस है, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है बांग्लादेश में, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एशिया के अंदर 2 देश ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेटेजिकली भी एक दूसरे के सामने खड़े। मगर बांग्लादेश एक ऐसी जगह है, वहां पर भारत का और चीन का दोनों के हितों का थोड़ा कन्वर्जेंस होता है, और वो कन्वर्जेंस की वजह से मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बांग्लादेश में अशांति तो कायम रहेगी, मगर ये जो शरणार्थियों वाला जो चक्कर है, देखिए बांग्लादेश सीधी तरह से भारत से लड़ सकता नहीं है। जी। तो ऐसी स्थिति में ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स अगेन फ्रॉम द ईस्ट, वो चीज भी फिर से वो करेगा। मतलब के आतंकियों को घुसाने के लिए, जिहादियों को घुसाने के लिए जी, लगातार कट्टरपंथियों को वो घी पिलाने का काम करेगा निश्चित तौर पर, और भारत को
ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान भारत के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर चीज़ें करता है, वो बांग्लादेश भी कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अरविंद जी का, शुक्रिया मैं करूंगा हिमांशु भट्ट साहब का, जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की एक बड़ी खबर की। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में फिर से आग भड़कने की चेतावनी जारी की गई है। लॉस एंजलिस के पास साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से में भीषण आग का खतरा है। यहाँ मौजूद सांता मोनिका और सांता सुजाना के लिए खास तौर पर चेतावनी जारी की गई है। 7 जनवरी को लगी इस आग में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। एक हफ्ते बाद भी इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, इसलिए अब इस पर काबू पाने के लिए पिंक फ्लेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिंक फ्लेम आमतौर पर पानी, अमोनियम फास्फेट और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। पिंक फ्लेम से आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ये वनस्पति और अन्य सतहों को ठंडा करके जलने की स्पीड को धीमा करता है। इसका रंग इसलिए गुलाबी है जिससे दमकल कर्मियों को ये पता चल सके कि इसका कहां-कहां इस्तेमाल हो चुका है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे की हालत है, इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी गर्म है और यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, जैसा कि इस बार भी देखा जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पल